हे गाइस, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ये मेरी आशा है। पिछली वीडियो में अपन ने कोशिका का लगभग पार्ट कंप्लीट कर लिया था एमसीक्यू के माध्यम से। तो अपन सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से पूरे कोशिका को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे बिल्कुल आसान वे में, और आपको याद रह जाएगा। एमसीक्यू से करने से ये फ़ायदा रहता है कि अपन थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो हाँ ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लिया, कोशिका ये होती है, हाँ ये होता है, नाभिक इससे ऐसा होता है, ठीक है, उस टाइम तो पढ़ लेते हैं। पर जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने जाते हैं तो नाभिक ही होता है, उसमें से अपन अभी एक उदाहरण के तौर पे कि केंद्रक झिल्ली किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है, तो अपन बस यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इसमें सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। और इसमें से दो एलिमिनेट कर भी लेंगे अपन, तो भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कन्फ्यूजन होता ही रहेगा, ठीक है। तो आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपको वो चीज़ें माइंड में लॉक नहीं होने वाली। तो इसलिए सबसे बेनिफिशियल कोई तरीका है तो वो क्वेश्चन के माध्यम से किसी टॉपिक को क्लियर करना है, क्योंकि आप अगर इससे चीज़ें रिलेट कर पाते हैं कि इसका ये आंसर था तो क्यों था, दूसरा वाला क्यों नहीं था। जब सेम दो वर्ड अपन को सेम लगने लग जाते हैं, तब उसको एलिमिनेट कैसे कर, क्यों क्या सेम था। अगर उसका डिफरेंस देखते तो बिल्कुल अलग लगने लग जाता है, और थ्योरी पढ़ते तो वो दोनों सेम लगने लग जाते हैं। ये मैंने खुद जीवन में फेस की हुई चीज़ें हर एग्ज़ाम में। तो मैंने बहुत अभी जैसे पहले अर्लियर मुझे नहीं पता था पहले, बाद में मैंने बस आए हुए क्वेश्चन और प्रीवियस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और हर एग्ज़ाम में मुझे लगा कि इतने ईजी क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, और आपको इतनी थ्योरी इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको पूरा जो अपना चैप्टर होता है वो पूरा माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ही रट्टा मार रहे हैं, तो समझना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो बिना किसी देर से अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इस अपरिभाषित वर्ड इतने खतरनाक, इनको अपन को नहीं वो करना है। तो अपरिभाषित यानी कि अनिश्चित, दोनों सेम चीज़ें, यानी कि उस क्षेत्र नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ अपन चार ऑप्शन डिस्कस करते हैं, उसके रिलेटेड सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, तो एक एक ऑप्शन क्लियर। और है क्या, ये जो शब्द है ये इसके इर्द गिर्द तो कोशिका का सारा जो है मटेरियल, वो इसके इन शब्दों के इर्द गिर्द तो चलता है। एग्जाम में वही तो आते हैं, ये शब्द ही क्लियर, उनके सारा रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर, तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है और माइंड में लॉक हो जाती है चीज़ें। ये याद रखना है अपन को, तो पूरा उत्साह से पढ़ना है। उत्साह से पढ़ना ही नहीं है, पूरे जीवन भर और हर चीज़ हर क्षण अपन को उत्साह से काम करना है। बिना उत्साह से काम किए हुए कभी चीज़ें रिजल्ट नहीं देती। सफलता उत्साह से किए हुए कामों से ही मिलती है। कभी भी नर्वस होकर और मन को उदास करके चीज़ें नहीं करनी है। हर समय हर परिस्थिति में उत्साह रखना है। ये तो आपको सबको पता है, ऐसी चीज़ें अंदर से आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना न्यूक्लिक अम्ल। क्या न्यूक्लिक अम्ल को जो केंद्र के झिल्ली से नहीं घिरा हुआ होगा, क्या उसको न्यूक्लिक अम्ल कह देंगे। पहले तो अपन ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है अपनी, ये जीवों में प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता। इसका क्या क्या मतलब है, इस पूरी लाइन का क्या कहनी चाहिए, लाइन क्या इसका मतलब है, राइट। तो अपन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में ये कह रहा है कि ये कोशिका होती है पूरी, उसके अंदर सबके अंदर आप जानते हो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आनुवंशिक पदार्थ किसके रूप में होता है, आरएनए और डीएनए, और आरएनए डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र, धागेनुमा संरचनाएं। तो ऐसे गुणसूत्र कोशिका में पड़े रहते हैं, इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता नाभिकीय क्षेत्र। और न्यूक्लिक अम्ल जहाँ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मतलब गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं गुणसूत्र, और वो गुणसूत्र जहाँ होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय क्षेत्र। वहाँ उसका पूरे कोशिका का संचालन उससे होता है, और कब कोशिका विभाजन होगा, कब कोशिका मरेगी, कब काम करेगी, ये सब नाभिकीय क्षेत्र से डिसाइड होता है, ओके। तो इसका मतलब यही था कि गुणसूत्र पड़े रहते हैं उसके ऊपर, ऐसा कोई आवरण नहीं होता, राइट, प्रोकैरियोटिक में। तो जिसको अब इसको अनिश्चित या अपरिभाषित क्यों कहा है, क्योंकि देखिए गाइस,
ये जो कोशिका का द्रव, इसे ये तरल पदार्थ है, मतलब कोशिका का द्रव है, जिसमें दूसरे ये रिक्तिका हो गई और भी लाइसोसोम हो गए ऐसे, ठीक है, ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है तो कोशिका द्रव में रहती है। तो गुणसूत्री भी ऐसे पड़े रहते हैं, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। तो ये कोशिका का जो द्रव्य यहाँ होता है, यहाँ बीच में भी होता है, बस ऐसे तैरते रहते हैं। इसको अपरिभाषित, क्योंकि आप डिफाइन या परिभाषित नहीं कर सकते कि केंद्र का जो इसकी जो लाइन है, यानी कि इसकी बाउंड्री सीमा जो है वो यहाँ तक है, जैसे ये द्रव यहाँ तक आके रुक जाएगा या फिर अंदर तक यहाँ तक आएगा, ऐसे अपन डिसाइड नहीं कर पाते, राइट। तो इसको अपरिभाषित कहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, राइट। तो न्यूक्लिक अम्ल तो डीएनए आरएनए होता है और वो उसमें बना के गुणसूत्र बनाते हैं। तो क्या उसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि गुणसूत्र डीएनए आरएनए मिलकर गुणसूत्र बनाएंगे और गुणसूत्र बनाएंगे, वो पूरा का पूरा चीज़ नाभिकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो अकेले डीएनए और आरएनए को से नहीं बोल जा सकता, तो इसका अपना ऑप्शन ये नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड, केंद्र का, ये अपना ऑप्शन क्या है, केंद्र का, क्योंकि जब आप दो चीज़ों में अलग अलग चीज़ें होती है उसको एक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आप प्रोकैरियोटिक सेल में आप केंद्रक नहीं कह सकते। अगर इसको आप केंद्र कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, फिर क्या नाम देंगे? क्या अपना दिया हुआ नाम चलेगा? नहीं, जो वैज्ञानिकों ने जो दिया है, जो बुक्स में है, वही नाम एग्जाम वाले मानते हैं, अपना कहने का थोड़ी मानते हैं, राइट। तो इसको अपन केंद्रक नहीं कहेंगे जो बिखरे हुए होते हैं। केंद्रक सिर्फ जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है, और आवरण किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये चीज़ नहीं पाई जाती है, ये, ठीक है। तो ये देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक चीज़ों को अपन माइंड में कैसे क्लियर रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक। अगर अपन वर्ड रटते हैं प्रोकैरियोटिक ऐसा, हाँ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता चीज़, आवरण नहीं पाया जाता केंद्र का आवरण, ऐसे नहीं। प्रो यानी कि चीज़, जो चीज़ पहले आई, यानी कि जो चीज़ पहले बनी उसको प्रो नाम दिया गया, और जो आपकी चीज़ बाद में बनी उसको यू नाम दिया गया। पहले वाली को प्रो कहा गया, जो यानी कि प्री, पर मतलब जो पहले होती प्री, इसी से भी ये शब्द प्रो बना है। ये ओला प्रो नहीं है, जो खिलाड़ी होते हैं प्रो, और से वो वाला नहीं, प्रो यानी कि पहले जो चीज़ आई उसको प्रो बोला गया, और जो बाद में जो चीज़ आई, यानी कि जो बाद में कोशिका निर्माण हुआ, मतलब विकास हुआ कोशिका का, जो बाद में विकास हो गई, जो कोशिका बनी, अभी तक विकास कभी बंद नहीं होता, अभी भी नया विकास होता रहेगा, और कोशिका से यूकैरियोटिक से और भी चेंजेस होते रहेंगे और बदलता रहेगा, विकास कभी रुकता नहीं है। तो बाद जो बने उसको यू बोला गया, राइट। तो अपन सब जानते हैं जो पहले जल्दी बन जाता है उसमें हड़बड़ी होती है और कुछ न कुछ चीज़ की खामी रहती है, राइट। तो उसमें क्या खामी रह गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्र की झिल्ली नहीं बन पाई, जल्दी वो कोशिका लॉन्च हो गई और उसमें केंद्र की झिल्ली नहीं बन पाई, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला गया। पहले बनी और इसमें केंद्र की झिल्ली जल्दबाजी में शैतान के घर के हो गया, जल्दबाजी का काम शैतान का काम, और उसमें कोशिका झिल्ली नहीं बनी, और जो बाद में आराम से बनी वो यूकैरियोटिक सेल कहलाई। उसके अंदर सब व्यवस्थित था, माइटोकॉन्ड्रिया था, केंद्रक के झिल्ली थी तो उसको केंद्रक का। तो दो चीज़ों में अलग अलग जब चीज़ें होती तो उनको अलग अलग नाम देने पड़ते। तो जिसके ऊपर झिल्ली नहीं होगी, ऐसे पड़े रहेंगे गुणसूत्र, उनको केंद्रकाभ कहेंगे। केंद्र के अंदर एक छोटा सा अंग होता है, उसको केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। और केंद्रिकाभ ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, राइट। तो इसमें थोड़ा अच्छी जानकारी वाला क्वेश्चन था, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के में अंतर भी पढ़ लिया, और नाभिक अनिश्चित क्यों होता है वो भी समझ लिया, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रोकैरियोटिक सभी वर्ड अपने क्लियर हो गए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। केंद्रकाभ। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता?
कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। इस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसका कोई वो नहीं कि प्रोकैरियोटिक में पाई जाएगी या यूकैरियोटिक में। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति हर कोशिका में पाई जाती है। बस ये पादप और जंतु कोशिका का डिफरेंस रखती है, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं होती और पादप कोशिका में होती है, और प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यानी कि जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति का क्या रोल होता है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति अंदर की ओर होती है। ये आपको मान लो सपोज भित्ति है, कोशिका भित्ति, राइट। तो इसके बाहर जो होगी वो कोशिका झिल्ली होगी। ये क्या होगी? झिल्ली, ये बाहर वाली। तो इसमें थोड़ा ये डिफरेंस याद रखना, मतलब ध्यान रखना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है थोड़ा, चलो बेसिक जानकारी तो इतना बस काफ़ी है इसके लिए। तो अपन को क्या याद रखना है, कोशिका भित्ति का डाउट हो गया पूरा, मतलब समझ लिया अपन। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है आप सभी जानते हैं, ऐसा इससे अपन को ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसके ऊपर कोशिका की झिल्ली का आवरण है, बिल्कुल ये देखो, ये इसका झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि अपनी संख्या बढ़ा सकता है कोशिकाओं में, मतलब अपने 1 से 2, 2 से 4 कर लेगा अपनी कोशिका को, और ऐसे 4 से ऐसे 8 और 8 से डायरेक्ट 16, ऐसे वो बढ़ता जाता है, राइट। और ऐसा कौन कोशिका अंग कर पाता है, मतलब अपना प्रतिकृति बना सकता है, स्वयं संख्या बढ़ा सकता है, जिसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि केंद्रक में भी डीएनए आरएनए होता है, तो ही वो इसीलिए वो कोशिका को विभाजित कर सकता है। और कोशिका अपने एक से अन्य कोशिका बनती है, पहले केंद्र की ही बनता है, केंद्र की प्रतिकृति करता है, तभी कोशिका डबल बनती है, 1 से 2 और 2 से 4 ऐसे। तो जिसके अंदर डीएनए होगा वो अपना संख्या बढ़ा सकेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है अपना, और ऐसी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और आपको पता है होगा या पता होना चाहिए, और नहीं हो तो अभी चल जाएगा कि जो जिन कोशिका अंगों के बाहर वो अपनी स्वयं की झिल्ली होती है, मतलब कोशिका का आवरण अपने ऊपर पाया जाता है, वो कोशिका अंदर, यानी कि आवरण वाले कोशिका अंग सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, विकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अपन ने देखा था कि जल्दबाजी में कोशिका के में जो बनी प्रोकैरियोटिक, उसमें कुछ न कुछ खामी रहेगी। अपन डेली जीवन में भी देखते हैं, डेली लाइफ में, कि जो भी जल्दबाजी का काम होता है उसमें कुछ न कुछ तो खामी रह ही जाती है, और आराम से तसल्ली से किया हुआ काम पूरा होता है। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, जैसे कि केंद्रक भी झिल्ली युक्त नहीं होता है केंद्रक तो, पर माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें होता ही नहीं, क्योंकि ये एक झिल्ली अंग, मतलब अपने आवरण वाला कोशिकांग है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाता है, आंसर हो जाएगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली हर कोशिका में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो कोशिका पादप हो, जंतु हो, बैक्टीरिया की सेल हो, यूकैरियोटिक हो, मतलब सभी में पादप ये प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम कोशिका आवरण वाला नहीं होता है, तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जा सकता है, यानी कि यू और प्रोकैरियोटिक दोनों में, क्योंकि प्रोटीन तो दोनों में ही आवश्यक है। तो प्रोटीन अपनी कोशिका की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन ही है जो कोशिका की टूट भाग को सही करता है। तो प्रोटीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में बनता है, यानी कि राइबोसोम भी दोनों में होगा इसमें, यानी कि प्रोकैरियोटिक में होगा, कोशिका भित्ति भी होगी, झिल्ली भी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया एडवांस है जो सिर्फ कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम क्या होता है अपन ने पढ़ लिया, एक थैली होती है, आत्मघाती थैली उसको बोलते हैं, उसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं, एंजाइम। और एंजाइम किसी चीज़ को क्या करते हैं, पचाते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो एंजाइम का काम ही यही है। तो ये जब अपने ऐसा कुछ भी इसको डाउट लगता है कि कोशिका डैमेज हो रही है या कुछ भी कोशिका ख़राब हो रही है जो दूसरी कोशिका को ख़राब कर सकती है, तो ये अपने आप को तोड़ देता है, और उसमें से एंजाइम सब बाहर की ओर आ जाते हैं, एंजाइम बाहर किया जाता है, और वो कोशिका के, ये पूरी कोशिका है उसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये सारे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी कोशिका अंग होते हैं और पूरा प्लाज्मा उनको खा जाते हैं, यानी कोशिका को पचा देते हैं लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं। इसी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं,
और वो कोशिका के लिए अच्छा है। भले आत्मगति इसका नाम भले ही उसका नेगेटिव नकारात्मक रख दिया है, पर वो अच्छा है, क्योंकि खराब कोशिका रहेगी तो शरीर में कुछ भी बीमारियाँ और ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी भी शरीर में, या वो जंतु हो या पादप हो। तो लाइसोसोम क्या करता है वो तो अपन को पता चल गया। पर ये ऐसा बनाता कौन है? लाइसोसोम खुद तो रेप्लिकेट हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता नहीं। तो कौन बनाता है? केंद्र के अंदर तो डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। अंतःप्राद्रव्य जालिका राइबोसोम रखती है, तो लाइसोसोम के साथ कोई रिलेटेड है नहीं। और लाइसोसोम का ये तो इसको रखती है आरएनए, ये राइबोसोम को, ठीक है। तो जो गोल्जिकाएँ हैं, गोल्जी बॉडी गोल्जिकाएँ, इनको ये ही लाइसोसोम बनाती हैं, राइट। तो गोल्जिका और इम्पोर्टेंट हो गई अपने लिए लाइसोसोम के बराबर, और लाइसोसोम से भी इम्पोर्टेंट कोशिका के लिए, क्योंकि ये बन होगी तो ही लाइसोसोम बनेगा। चलो ठीक है, इतनी जानकारी थी, बाकी केंद्र का अपन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, अब भी डिस्कस किया, और आपको अब तक तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको समझ गए होंगे और पूरा आपको समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, आपको क्लिक हो गया होगा माइंड में, ठीक है। तो डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लिक, यानी कि जो केंद्र होता है उसके अंदर तो गुणसूत्र होते ही होते हैं और डीएनए होता ही होता है। पर इसके अलावा और कौन से, ये पूरी कोशिका उसके अंदर कौन से ऐसा अंग होगा जिसमें अपना डीएनए और डीएनए होगा, ठीक है। तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाती है एक्चुअली। और अंतःप्राद्रव्य जालिका आरएनए का, अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है वो राइबोसोम को बनाती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक में तो मिलता ही मिलता है, अपन सभी जानते हैं, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस के यानी कि केंद्रक के बाहर पूछा है। तो केंद्र का तो कोई अपवाद है नहीं, इसमें तो 100% आपका डीएनए एंड आरएनए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये तो मेन है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ रखने वाला। इसके अलावा जो कोशिकांग और होते हैं, जो कोशिकांग, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, और तो इसके अलावा कहाँ डीएनए पाया जाएगा? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि डीएनए है, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या बढ़ा सकता है, 1 से 2 बन जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और 2 से यूँ 2 और बनने, 1 से तो 4 और बन जाएंगे, राइट। तो ये कोशिका के अंदर संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गोल्जिकाएँ लाइसोसोम को बनाती है, राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं जो अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं। चलो ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे, या यहीं देख लेते हैं कि राइबोसोम अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सभी अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर होंगे, तो जिस पे होंगे उसको खुरदरी बोलेंगे, और जिस पे नहीं होंगे उसको स्मूथ बोलेंगे, और जिस पे होंगे उसको खुरदरी बोलेंगे। देखो, ठीक है, ऐसे है। चलो ठीक है, अपना नेक्स्ट। निम्नलिखित कोशिका अंगों को में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? आप सभी जानते हैं अर्धपारगम्य क्या मतलब, किस चीज़ को किसको जाने देना है और किसको नहीं, यानी कि चयनात्मक पारगम्य है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, बिल्कुल कोशिका झिल्ली ही ऐसी एकलौती झिल्ली है पूरे कोशिका में जो किसी भी चीज़ को अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन आएगा, पूरा अपने हिसाब से होने देती है। यानी कि अगर पानी है तो सिर्फ पानी ही अंदर जाएगा, इसके अंदर कुछ भी अगर मिला हुआ होगा, कोई भी लवण ऐसा, तो वो अंदर नहीं जाएगा उस हिसाब से। तो इसका आंसर हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली वेरी डिफाइंड शब्द है, और प्लाज्मा झिल्ली, अब तो प्लाज्मा तो कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सिर्फ प्लाज्मा भर के और कोशिका झिल्ली, सॉरी ये झिल्ली बनाए उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो क्या बिना किसी अंग के को उसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे क्या? नहीं, तो प्लाज्मा इसका सही हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका विधि तो बिल्कुल पारगम्य होती है, उसका कोई रोक टोक नहीं होता, जिसको आना है जिसको जाना है जाओ खुल्लम खुला, अपने वैसा को कोई लेना देना नहीं, कोई चौकीदारी नहीं। कौन? कोशिका भित्ति,
इसमें ऐसी होती है, उसमें से जिसको आना है जिसको जाओ, और कोई चयनात्मक पारगम्यता नहीं होती। केंद्र का इससे पारगम्यता से कोई लेना देना ही नहीं रखता केंद्रक। आगे वाला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 2n पूछा है, यानी कि एक कायिक कोशिका में, ना कि जनन कोशिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 100% एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है कि कायिक कोशिका में कितने गुण, किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जननी कोशिका में, यानी कि जनन जो जर्म सेल्स, यानी कि जननी कोशिका में जो गुणसूत्र है वो कैसे पाए जाते हैं, यानी कि द्विगुणित है ना, अगुणित। तो यानी कि 2n and n। तो अपन देखते हैं कि जो अपनी नॉर्मल बिना जनन की कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है, वो पूरे गुणसूत्र रखती है। मादा के भी रखती है और नर की भी रखती है, यानी कि मादा किसी जंतु की माता और नर किसी जंतु का पिता। तो दोनों के जो कोशिका से जो गुणसूत्र मिलते हैं, आधे माता से और आधे पिता से, वो दोनों मिल के 2n हो जाते हैं, यानी कि 2n हो जाते हैं। तो वो पूरे बाकी जो नॉर्मल बॉडी होती है उसके अंदर ये दोनों मतलब पूरे गुणसूत्र होते हैं, दोनों के माता पिता के मिला के, तो ये 2n हो जाती है। और जो जननी कोशिका होती है, जो शुक्राणु बनाती है और मादा में अंडाणु बनाती है, उसमें सिर्फ मादा के कैरेक्टर और माता के कैरेक्टर और पिता के कैरेक्टर ही आधे आधे गुणसूत्र के तौर पे जाते हैं, यानी कि n तो माता से आएंगे और n पिता से आएंगे, ठीक है। और अपन जानते हैं कि मनुष्यों में, यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46, ठीक है, 46 कैसे होते हैं गुणसूत्र? कैसे लिखते हैं? एक्स एंड वाई, राइट, जिसमें 23 तो आते हैं माता से और 23 आते हैं पिता से। माता से तो आएगा मनुष्यों में एक्स, और पिता से आएगा वाई, और ये गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे एक्स और वाई को मिला के, 23 और 23। तो आप सभी जानते हैं कि मादा यानी कि लड़की को जन्म देने के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? एक्स, ठीक है। और पुरुष को जन्म देने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? वाई। तो आप देखेंगे कि ये जो जैसे गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि 23 एक्स एक्स एंड 23 वाई एक्स। तो अपन को ध्यान रखना है कि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता में वाई एंड एक्स दोनों होते हैं। तो जब अपन देखते हैं कि लड़की के लिए जो गुणसूत्र का जोड़ा होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स एक्स, एंड जो लड़का है उसके लिए होना चाहिए एक्स वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक जानकारी और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और ये डेली लाइफ में काम आने वाली है, और बहुत सी समाज में व्याप्त एक बिल्कुल अंधविश्वास को तोड़ने वाली चीज़ है कि लड़की पैदा होती तो वो सिर्फ उसकी जिम्मेदार माँ होती है, और लड़का होता है तो भी माँ जिम्मेदार होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ऑन मेल कैरेक्टर, यानी कि ये सब पिता पे डिपेंड करता है, पिता पे, कि उसका, यानी कि अब देखो क्या होता है कि ये तो पता पड़ गया लड़की के लिए 2 एक्स होंगे तो लड़की जन्म लेगी, और एक्स और वाई का जो जोड़ा बन गया तो लड़का जन्म लेगा। तो होता क्या है कि मादा जो होती है उसके एक्स से जब यानी कि ये 2n है उसमें से एक n आएगा, यानी कि अब देखो आप ही क्या आएगा, दोनों एक्स है, तो चाहे ये एक्स आओ चाहे ये एक्स आओ, आना तो एक्स ही है मादा से, यानी कि कैसे डिपेंड होगा देखते हैं आगे। और जो नर होता है उससे एक्स एंड वाई 2n, 2 है ना, 1 2, तो इससे भी एक n आएगा, यानी कि एक आएगा दोनों में से।
तो एक जोड़ा बनेगा। तो अपन देखते हैं अगर नर से एक्स आता है और मादा से तो एक्स ही आना है, तो मादा कभी भी जिम्मेदार नहीं होगी कि बच्चा लड़की होगा या लड़का, क्योंकि यहाँ से तो एक्स ही आना है। यहाँ कुछ दूसरा आने के लायक है ही नहीं, एक्स आएगा। तो जो पिता होता है, नर होता है, उससे या एक्स आएगा या वाई आएगा। तो अगर पिता से इधर से एक्स आ गया, आना ही है एक्स फिक्स है। और अगर पिता से एक्स आया तो एक्स एक्स यानी कि लड़की, यानी कि लड़की बन जाएगी, यानी कि लड़की जन्म लेगी। ठीक है। और पिता से अगर वाई आया, यहाँ से एक्स तो आना ही है, और पिता से अगर वाई आया तो क्या आएगा, एक्स वाई, एक्स वाई, जिससे क्या होगा, लड़का। तो क्या जानकारी बता पड़ी अपन को कि लड़का और लड़की किससे डिसाइड होता है, पिता से, ना कि माता से। तो कभी भी समाज में हर अगर लड़की होती तो बेचारी औरत को ही उसका दोषी ठहराया जाता है, और कभी तो घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है, दूसरी शादी भी कर ली जाती है। ऐसा नहीं करना है अपन को, समाज में जागरूकता भी फैलानी है। ठीक है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनको बताना है ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये। तो अपना क्वेश्चन कहते हैं सर्वाधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। मनुष्य पर अपन देख लिए 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और बाकी आलू ऐसे तो खूब सारे हैं, अपन पेड़ पौधे उनके याद करने लग जाएंगे तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अपन को तो मनुष्य के याद रखना है, और ज़्यादा किस में है वो याद रखना है, ज़्यादा किस में है वो याद रखना है। ठीक है। तो ओफियोग्लोसस में, ओफियोग्लोसस में देखो इसका नाम ही कितना बड़ा है, उस हिसाब से इसके गुणसूत्र भी ज़्यादा है। मतलब ये सिर्फ याद रखने के लिए लॉजिक लगाना है, बाकी इसको ऐसा अंधविश्वास इसको नहीं जोड़ना है कि नाम बड़ा हो गया तो गुणसूत्र ज़्यादा हो गए, माइंड में क्लिक हो जाए ओफियोग्लोसस। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। अपन लाइकेन से स्टार्ट करते हैं। लाइकेन क्या होता है? ये पेड़ है, साइकस और पाइनस के पेड़ होते हैं। ठीक है। तो साइकस और पाइनस के जो पेड़ बनते हैं उनकी ऐसे जड़ें होती है। ठीक है। ये पूरा पेड़ है, ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ये बहुत लंबे बना देते हैं, आपको माइंड में बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर बने। ऐसे ऐसे लंबे पेड़ होते हैं, खजूर और ऐसे नहीं होते, साइकस पाइनस ये सारे खजूर जैसे, सॉरी खजूर तो अपना बिल्कुल आवृत जो होता था, खजूर जैसे दिखते हैं। ऐसे कई सजावटी तौर पे आपने देखा होगा, ऐसे इनकी ऐसे होता है, और नीचे थोड़ा ऐसा कलर मतलब ऐसा ब्राउन ब्राउन हो जाता है यहाँ तना, और फिर ऐसे जड़ें होती है। तो उन साइकस पाइनस की इन जड़ों में क्या आ जाते हैं, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, वो यहाँ जड़ों पे जम जाते हैं। तो ये मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, पूरी जो संरचना तंत्र बनता है उसको लाइकेन कहते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है। तो लाइकेन शैवाल तो अपना भोजन लेते ही हैं उनसे, और खनिज ज्वार से, और पेड़ों को क्या होता है, वो पानी अवशोषित करते हैं और उनको खनिज ज्वार से पेड़ों को मिल जाता है, और शैवाल को अपने रहने के लिए आवास मिल जाता है, और उस हिसाब से दोनों ये लाइकेन बनाते हैं। तो इसका वास्तविक केंद्र अनुपस्थित से कोई लेना देना नहीं, ये संरचना ही अलग है। पेड़ में क्या देखेंगे, जड़ और एक पूरा तंत्र बनाता है, उसमें सभी कोशिका जड़ के तने की अलग होगी, साइनोबैक्टीरिया की अलग होगी। तो नीलहरित शैवाल यानी कि लाइकेन में इसका कोई लेना देना नहीं लाइकेन से। ठीक है। दूसरा देखते हैं कवकों में। कवक क्या होते हैं? आप सभी जानते होंगे मोटे मोटे तौर पे तो कि कवक, जिसको अपन फंगस कहते हैं, रिंगवर्म भी एक कवक है। कवकों में बहुत वैरायटी पाई जाती है। रिंगवर्म यानी कि दाद कवकों के द्वारा होती है। बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाद किससे होती है, कवक द्वारा होती है। ठीक है। यानी कि फंगस यानी कि फंजाई, फंगल इन्फेक्शन, उसको कवक ही बोलते हैं, फंजाई इंग्लिश में इसको फंगस बोलते हैं। ठीक है, कवक को। तो वैसे वैसे कवक भी होते हैं, और कवक बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो अपन को दिखते हैं बहुत क्लियरली। आपने देखा होगा कि गांव में है या कहीं भी आगे आपके आसपास ऐसे अपन गोबर डालते हैं, और ऐसे गोबर का ऐसा ढेर हो जाता है। ठीक है। तो वो सड़ता है, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ऐसे छतरियाँ उगती, राइट, ऐसी छतरियाँ उगती ऐसी।
वो अगर उसको क्लियरली देखें तो वो ऐसी छतरी होती है, ऐसे ऐसे होती है, उसके नीचे ऐसे डंटल होता है और उसके अंदर ऐसी लाइनें होती है, ऐसी ऐसी लाइनें होती है ऐसी, और ऊपर से ऐसे ऐसी होती है। अभी बारिश, आप कभी बारिश आए और तो उसको देखना, ऐसी संरचना आपको मिल जाएगी। कोई ऐसी छोटी भी होती है ऐसी संरचना, कोई बड़ी हो रही है, और ऐसे आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगे। आपको ध्यान लगा के देखना है, ऐसी संरचना मिल जाती है। ठीक है, ऐसा पूरा गोल गोल होता है उसके ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं कि वो कुत्ते का छत्ता, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मशरूम। जो बहुत सारी चीज़ें होती है, खाने की भी होती है और जहरीली भी होती है, जिसमें बटन मशरूम और ऐसे खाई जाती है। तो कवक हो गए, इनमें वास्तविक केंद्रक होता है, ये एडवांस है। ठीक है, अब देते हैं हरे शैवाल। हरे शैवाल तो और भी एडवांस है, उनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन खुद बनाते हैं। तो ये तो एडवांस कोशिका में आ जाता है, राइट, ये वाला। तो शैवाल में भी वास्तविक केंद्रक होता है। अब बताएं जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोटिक, ये याद रखना है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या वास्तविक केंद्र होगा, मतलब क्या केंद्र बिल्कुल व्यवस्थित होगा, जिसके ऊपर केंद्र दिली होगी उसके अंदर गुणसूत्र होंगे? नहीं, केंद्र गुण ऐसे गुणसूत्र कोशिका में बिखरे रहते हैं, पूरी कोशिका में, राइट। जैसे कि लाइसोसोम हो गया, रिक्ति हो गई, ऐसे कोशिका में गुणसूत्र ऐसे बिखरे रहते हैं पूरों में। तो वास्तविक केंद्र का अनुपस्थित जीवाणु में होता है। इसे बहुत सारी जानकारी इस क्वेश्चन ने दी अपन को, क्वेश्चन का भी अच्छा था। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने और रॉबर्ट्स ने। देखो, पहले अपन देखते हैं रॉबर्ट्स का कोशिका से कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने कोशिका की खोज की वो रॉबर्ट हुक थे, ना कि रॉबर्ट्स थे। ये स उनमें नहीं था, रॉबर्ट हुक थे। वाटसन, बिल्कुल इनका कोशिका से संबंध है, इन्होंने डीएनए पे काम किया, डीएनए। और इनका एक और साथी था, इनका साथी था क्रिक। क्या नाम था? क्रिक। उन्होंने भी डीएनए पे काम किया, बहुत डीएनए पे उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने डीएनए को द्विहेलिक्स यानी कि डबल कुंडलित बताया। होता है ना डीएनए ऐसा, ये ऐसे ऐसे, तो उसके अंदर ऐसे धागे बनते ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे। तो उसको डबल ये धागे वाला यानी कि द्विकुंडलित, एक ये धागा और इधर वाला दूसरा धागा, दो दो धागे से मिलकर यानी द्विकुंडलित हो गया ये। ठीक है, तो ऐसा वाटसन ने, क्रिक ने बताया। पर अपना क्वेश्चन तो कह रहा है कि अंतःप्रद्रव्य जालक यानी कि ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अपना पोर्टर भाई साहब, पोर्टर ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। होप मिस्टर, होम मिनिस्टर नहीं पढ़ना है इसको, होप मिनिस्टर है, गलती से होम मिनिस्टर मत पढ़ लेना। ठीक है, पर ये अपने आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वाल्डेयर, बिल्कुल गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। आपको बिल्कुल ये तो फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की। सूटन का कोई कोशिका से रिलेशन भी नहीं और वेगनर का भी नहीं, बस वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी लेने जैसा क्वेश्चन है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। सत्ता कहाँ से चलती है? किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो देश की सत्ता हो या किसी की भी, यानी कि सारी गतिविधियों का एक केंद्र होता है। तो कोशिका का भी केंद्र होता है, वो वहीं से सारी ये गतिविधियाँ संचालित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका को ऊर्जा देता है, यानी कि इसमें पढ़ा था अपने नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया में से वलन पाए जाते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं इनको। और यहीं पे किसका निर्माण होता है? एटीपी का, कोशिका की ऊर्जा का। ठीक है, एटीपी का। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं होगा, केंद्र हो गया आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जानकारी थी, और ये खुद की संख्या बढ़ा सकता है, यानी कि रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतिकरण कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? खुद का डीएनए। केंद्र के बाद दूसरा अंग है जिसके बाद डीएनए होता है। केंद्रीय का दौरा नहीं होता है, केंद्रीय का तो एक केंद्र के अंदर एक छोटा सा पॉइंट यानी कि अंग होता है। और जीव तो बेचारा सब इनको लेके माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र और बैठा रहता है, सबको अवेयर के रखता है, राइट। नेक्स्ट,
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज किसने की? पहले वाले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस कर लिए थे ये सारे। ब्राउन को अपन ने डिस्कस कर लिया था, ब्राउन भाई साहब को, वैज्ञानिक यानी कि अपने, इन्होंने ही केंद्रक की खोज की थी, ब्राउन ने। ये होम मिनिस्टर भाई साहब बार बार आ रहे हैं, पर इनका कोशिका से कोई लेना देना नहीं है। स्वान भाई साहब को भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने, स्वान भाई साहब ने क्या बनाया? कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तृत जानकारी दी, खोज की, और इन्होंने कोशिका का सिद्धांत भी दिया, स्वान ने। और ल्यूवेनहॉक, इनको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले। वहाँ मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक के बाद इन्होंने कोशिका को अच्छे से देखा था और वर्णन किया था। ठीक है, तो उनका इस वर्णन अपन और डिस्कशन वहाँ कर चुके हैं। तो बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रयोग को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? आपको सभी को पता है। क्यों पता है? मैंने पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें डिस्कस कर लिया था। मैंने वहाँ एक चित्र बनाया था, ऐसे एक चित्र बनाया था जिसके अंदर ऐसे धागे बनाए थे। अभी याद है आपको? आ गया याद? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये द्विकुंडलित होता जाता है, ऐसे ये मिलता जाता है और ऐसे वापस ऐसे बनते जाते हैं डीएनए पूरा। इस पर बहुत ही योगदान रहा कि ऐसे डीएनए ऐसा द्विकुंडलित होता है। इन क्षार, ये जो लाइन बीच में दिख रही है, ये वाली लाइन है ऐसे, ये वो क्षार से बनी होती है। दो क्षार मिलके, एक आधा इधर, एक क्षार दूसरा, और इधर दूसरा मिलके ये पूरा डीएनए को, दो धागों को जोड़ते हैं। तो इसका विस्तृत अध्ययन है, इसको द्विहेलिक्स यानी डबल कुंडलित बोला। वाटसन, क्रिक दोनों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, फिशर तथा हाल्डानी, पता नहीं ये कहाँ से आ गए, हमें तो इन कोशिका के बारे में इनको जानते ही नहीं। कोशिका के रिलेटेड इन्होंने कुछ दिया ऐसा कोई बात ही नहीं है। ह्यूगो डी ब्रीज भी कोई लेना देना नहीं। लेमार्क तथा डार्विन बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है। लेमार्क ने और डार्विन इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक तो है, बट कोशिका से रिलेटेड कुछ भी इनका योगदान नहीं रहा। राइट, पर इनका योगदान जा रहा वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इनका योगदान कहाँ पे है? विकास, सारे पृथ्वी का विकास। लेमार्क ने, याद होगा, जिराफ की गर्दन के बारे में बताया था। और डार्विन ने भी पक्षियों को लेकर अध्ययन किया था, बहुत द्वीपों पे घूमे ये। और इन्होंने डार्विन की प्रिंसेस बोलते हैं, इन्होंने चोंच के बारे में बताया कि चोंच पक्षियों की कैसे अलग अलग मॉडिफाइड हुई, मतलब कैसे रूपांतरित। इन्होंने चोंच के बारे में बताया कैसे रूपांतरित हुई चोंच, यानी कि दाना जब वो धरती से ज़मीन से चुगते थे तो उनको चोंच लंबी थी, तो उनको दाना उठाने में उसमें पकड़ में नहीं आता था, तो उनकी धीरे धीरे चोंच छोटी होती गई। ऐसा उन्होंने अनुकूलन किया पक्षियों ने। पहले वो दूसरी चीज़ें खाते थे, उनको ज़मीन पे नहीं दाना लेना पड़ता था, तो उनकी चोंच लंबी थी। तो ऐसे अनुकूलन किया, और अनुकूलन इससे अपन को सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में अपन को अनुकूलित हो जाना है, क्योंकि अनुकूलन करने वाला जीव ही सर्वाइव करता है, रह पाता है और परिस्थिति से लड़ पाता है। अगर आप उस परिस्थिति के अनुकूल अपनी आदतें नहीं कर पाए, तो वो जो भी जीव ऐसा नहीं कर पाता है, उसका धीरे धीरे वो लुप्त यानी कि समाप्ति पे, कगार पे आ जाता है। अनुकूलन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंसान होगा, कोई उसको अनुकूलन करने आना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग तक पैकेजिंग, वसा संश्लेषण, अंतःकोशिकीय पाचन। प्रोटीन तो राइबोसोम सबको पता पड़ गया। प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग ये डीएनए का काम है। वसा संश्लेषण से लाइसोसोम का कोई वास्ता नहीं है। लाइसोसोम का कार्य है, क्या होता है लाइसोसोम? ऐसा होता है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, अपन सभी जानते हैं, और वो बाहर आ जाए तो कुछ पूरी कोशिका को, उसके अंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे अंग होते हैं, उनको पचा जाते तो पूरी कोशिका पच जाती है, और वो खून में मिल जाती है, और उसके खून द्वारा उसको शरीर से प्योरीफाई करके उत्सर्जन के द्वारा गंदगी को बाहर निकल जाती है। तो अंतःकोशिकीय पाचन, बिल्कुल कोशिका को पचा देता है, आत्मघाती थैली कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट।
कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक, गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राद्रव्य जालक यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लवक, बिल्कुल लवक यानी कि क्या होते हैं? लवक क्या बोलते हैं? प्लास्टिड यानी कि क्लोरो जो फिल होता है अपना वो। तो लवक तो किसका गुण है? पादप कोशिका का। क्लोरो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पादप कोशिका। तो लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। राइट आंसर लवक। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। गोल्जिका है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में लाइसोसोम का बनाती है, और अंतःप्राद्रव्य जालिका अपने ऊपर राइबोसोम रखती है, जिससे खुरदरी और चिकनी दोनों कहलाती है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? देखो, ये होगी अपनी एक अंतःप्राद्रव्य जालिका और दूसरी होगी ये। ऐसी होती नहीं, ये तो ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी बना देते अपन ताकि आपको माइंड में रहे। होगी तो दोनों सेम, पर एक पे क्या होंगे? राइबोसोम बहुत सारे से कण के रूप में, और दूसरी पे नहीं होंगे। तो आपको चिकनी कौन सी दिख रही है? ये वाली कि ये वाली? ये वाली चिकनी, सॉरी खुरदरी, और ये वाली चिकनी हो जाएगी अपनी। तो खुरदरी वाली जिस पे राइबोसोम होते हैं। तो चिकनी पूछिए तो संपन्न कौन सा कार्य नहीं होता? क्योंकि चिकनी पे राइबोसोम नहीं होता तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? देखो, लोग पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्या कोशिका का, चलो ठीक है, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका एंड क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। तो पौधों का भोजन का बनता है क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों में, और जहाँ पर भी क्लोरोफिल होगा वहाँ बनेगा। जरूरी नहीं पत्तियों में ही, पत्तियों में तो होता है, तने में भी किसी किसी पौधों में होता है। जैसे घास का तना होता है, जो तना हरा होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वहाँ पे भी भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कोशिका का रसोई घर मतलब कोशिका का भोजन का बनता है क्लोरोप्लास्ट में। अरे रसोई घर मतलब भोजन बनता है, वो मत समझ है ना कि गैस का चूल्हा होगा। अरे कोशिका जल जाएगी, गैस चूल्हा जलाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट। आगे, कोशिकाएं का प्रमुख कार्य है पाचक रस उत्पादन करना, कोशिका विभाजन शुरू करना, स्रावी यानी कि स्रावी मतलब किसी चीज़ का स्राव करना। तो कोशिका का प्रमुख कार्य स्रावी होती है। इससे क्या मतलब निकला कि अलग अलग कोशिका को ग्रंथि होती है, उसकी कोशिका हार्मोन निकालती है, तो वो हार्मोन स्राव कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, और गोल्जी बॉडी क्या स्राव करती है? सॉरी, क्या बनाती है? लाइसोसोम। और स्राव किसका करती है? मैं पर्टिकुलर विशेष उस केमिकल का, हार्मोन का, जिसके लिए बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? संग्राहकार मतलब वो रखता है, पाचक एंजाइम अपने अंदर रखता है। तो पाचक एंजाइम कौन रखता है? कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कोशिका का अंग होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, बाहर आते हैं, कोशिका को नष्ट कर देते हैं। एंजाइम का काम ही नष्ट करना होता है। पूरी कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है और खून में मिल जाती है। तो इसका काम किसका है? लाइसोसोम, आत्मघाती थैली बोलते हैं उसको। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? कोशिका में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की एनर्जी पाई जाती है, मतलब कि एक ही रूप में, वो है एटीपी। एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे अंतर्वलन, हियर इज क्रिस्टी, मतलब यहाँ पे क्रिस्टी, और क्रिस्टी में प्रोटीन, सॉरी एटीपी का संश्लेषण, एटीपी का निर्माण बनती, एटीपी बनता है ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा बनती है। ऊर्जा किस रूप में? यानी कि अपन अपने पास धन है, किस रूप में? अगर किसी को धन है, अलग अलग रूप में होता है। तो कभी सोना है, कभी पैसे। तो पैसा क्या है? अपनी करेंसी। जैसे अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है, अपना रुपया करेंसी है। तो मतलब एटीपी इसमें ऊर्जा तो है, सब जगह ऊर्जा होती है, कहीं कैलोरी और कहीं ऐसे। तो
जो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा की करेंसी कहलाती है वो है एटीपी, राइट। ठीक है। एक कोशिक जीवों की स्थिति में अतिरिक्त अधिक जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एक भूमिका यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव पहले तो क्या होता है देख लेते हैं। अमीबा जो होता है, वैसे अपन ने देख रहा है पहले वाले वीडियो में, फिर भी देख लेते हैं। अमीबा जो होता है, ये अमीबा है अपना, वो एक कोशिका भी है, स्वतंत्र रूप से रहने वाली कोशिका, और एक जीव भी है जो दिखता नहीं है, इंसानों की आंत में रहता है और अमीबी एसिस रोग करता है, और उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। बट अमीबा बहुत सारी नाम होते हैं, वो जो रोग करता है उसका एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उसमें क्या होता है, जैसे कोशिका होती है, ठीक, कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है। तो अब एक कोशिकीय, इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र तो होगा नहीं, और तो श्वसन तंत्र से तो सब कुछ इसके कोशिका की इसके झिल्ली से आर पार होकर सब कुछ काम होता है, चाहे वो उसका श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन लेना हो, चाहे भोजन करना हो। तो अगर इसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा अंदर बन जाता है इसकी दैनिक क्रियाओं से, तो वो उसको बाहर कैसे निकालेगा, क्योंकि कोशिका जीती तो चयनात्मक पारगम्य होती है, पानी निकालेगी, बाहर जाने देगी पानी को, तो कुछ चीज़ें नहीं जाने देगी, तो पानी से बाहर जाने से थोड़ी काम होगा, दूसरी चीज़ें इसके जो अपशिष्ट बनेंगे वो भी तो बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इसका क्या होता है, ये जो कोशिका जो रिक्तिका है वो यहाँ देखते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें ये रिक्तिका यहाँ थी, ये बिल्कुल इसके पास ऐसे आ जाती है। इसके ये जो ये वाली जो है इसकी दीवार रिक्तिका की, ये वाली जो दीवार है वो टूट के इससे अटैच हो जाती है, तो ऐसा बन जाता है। फिर जो आगे की क्या प्रक्रिया होती है, जो कोशिका जली है वो इसके रिक्तिका एक तरफ से होके ऐसे बन जाती है और इधर वाला साफ हो जाता है। तो इसके अंदर पहले तो अवशेष इसके अंदर इकट्ठे हो गए और फिर वो बाहर निकल गए, ऐसी प्रक्रिया चलती थी। ये धानी रिक्तिका को क्या कहते हैं, धानी में होती है। ठीक है, चलो ठीक है। लाइसोसोम बहुत बार डिस्कस करके क्या करना है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का क्या करना, अंतर्जल जाली का तुम जानते हो। तो धानी से बाहर निकलती है। तो आज अपन ने दो वीडियो, यानी कि जो एक पहले का वीडियो और यहाँ इस वीडियो में पूरी कोशिका को बहुत अच्छे से समझा, हर एक चीज़ समझी। इससे बार कुछ आता नहीं एग्ज़ाम में, हर एक डाउट तो कभी अपन MCQ से करते तो उससे कभी डाउट तो होता ही नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, हर एक ऑप्शन होता है, तो उसको क्यों कैसे सब लॉजिक पता पड़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको कोशिका अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस पढ़ते रहिए, और कैसे पढ़ना है, उत्साह के साथ। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, उत्साह के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। कभी भी निराश होकर नहीं करना, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में उत्साह के साथ काम करना है। तो परिस्थिति बुरी होगी तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उत्साह कभी नहीं खोना है। तो आप सभी का धन्यवाद, सभी को थैंक यू। आपने उत्साह रखिए, पढ़ा और कोशिका को समझा, और आपका कोशिका का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सभी को थैंक यू, बाय बाय गाइस।